किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अर्जुन अवार्डी कृपा जी जो आमिर खान के भी कोच रह चुके हैं। कृपा शंकर जी, स्वागत है आपका दिलेर समाचार में। नमस्कार, धन्यवाद। जी कृपा जी, जाहिर सी बात है आप बहुत बड़ी शख्सियत है, अर्जुन अर्जुन अवार्डी आप हैं और 53 बार आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कुश्ती के अंदर। तो क्या कहेंगे सर, पहले ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई इस सफर की। देखिए, काफी छोटे थे जब गांव में कुश्तियां करा करते थे। चाचा जी खुद पहलवान थे और उनका सपना था कि मैं अपने घर से पहलवान तैयार करूं। तो कम से कम 7-8 भाई हम हैं चाचा ताऊओं में, और सबने रेसलिंग शुरू की है। और गांव से हमारी शुरुआत हुई, मिट्टी का अखाड़ा बना के घर की छत के ऊपर। और फिर महू आए, फिर महू में चाचा जी जहाँ रहते थे उन्होंने छत के ऊपर मिट्टी का अखाड़ा और उससे ऊपर मेट का अखाड़ा। तो ऐसे घर पे ही ट्रेनिंग करना, स्कूल जाना और प्रैक्टिस, ट्यूशन, स्कूल, ये एक लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला। एक 14 वर्ष का वनवास जिसे कहते हैं, कि लंबे समय तक आप किसी चीज में या किसी अभ्यास में लगे रहेंगे तो आपकी उपलब्धि बढ़ी जाती है। तो 7-8 भाई थे, हमें पार्टनर कहीं लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी कि मेरे जोर करा दे या मेरी प्रैक्टिस करा दे। तो घर में ही सारे साजो सामान और पार्टनर और ट्रेनिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई चाचा जी ने। और वहीं से सुविधाएं आगे बढ़ती गई और परफॉर्मेंस हमारे साथ सभी भाई इंटरनेशनल लेवल के अच्छे खिलाड़ी। कृपा जी, अभी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने बताया था कि बचपन में आप मारपीट भी बहुत करते थे। क्या करते थे? मारपीट भी बहुत करते थे, शैतान थे आप काफी। हाँ, मारपीट नहीं करते थे, मुझे मैं ही पिटता था हमेशा, क्योंकि मैं बच्चा था, छोटा था। तो पिटने के बाद भी नहीं मानता था, इस तरह का बच्चा था मैं। अच्छा। तो कोई भी पीट देता था, छोटा बच्चा था, 5-6 साल का, 7 साल का, 8 का। तो मुझे अच्छी तरह याद है वो बचपना, कि अगर कोई मेरे घर के आगे से मुझे देख के भी निकल जाए जी। तो मुझे बुरा लगता था कि मुझे देखा क्यों। यानी इन बातों को भी इशू करके पत्थर मारता था, सर फोड़ देता था। हालांकि बाद में मेरी पिटाई भी होती थी। जी। तो इस तरह का, यानी इस तरह की शैतानी गांव में जैसे बच्चे करते हैं, जी। तो वो काफी यानी शैतानी करता था। तो उस एनर्जी को मेरे चाचा जी ने जब देखा कि यार इसमें एनर्जी तो काफी है बच्चे में, लेकिन इसकी एनर्जी गलत दिशा में जा रही, जी। और ये बच्चे में सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोता नहीं है, ये कुछ ना कुछ अलबाद उल्टा सीधा करता रहता है। तो इसकी एनर्जी को हम सही दिशा में लगाएं, इसको स्पोर्ट्स में लगा दें, और खासकर कुश्ती जैसे खेल में। और उन्होंने मेरे एनर्जी को सही तरीके से डाइवर्ट किया है रेसलिंग में। और फिर मैंने जब मेडल जीता था पहली बार, तो मुझे शाबाशी मिली और वहीं से मोटिवेशन मिला मुझे। जब जो लोग मेरे यानी गांव में जो परेशान थे, जो मैं कहते हुए सुनता था, वो ये कहते थे कि भाई ये तो यार कुछ नहीं करेगा, ये तो परेशान करने वाला बहुत दूध वाला है, यानी बुराई करते थे। वही लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, वो मुझे अच्छा लगा। और वही मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं ये ऐसा काम करने से तारीफ भी मिलती है, शाबाशी मिलती है। तो वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया था। अच्छा कृपा जी, जब 12 साल। आप नेशनल में मेडल लेकर आए थे, जब आप बस से उतरे और आपके स्वागत के लिए बच्चे और आपका परिवार खड़ा था। जी हाँ, जब वो 12 साल की कुश्तियां थी भारतीय खेल प्राधिकरण में, पहले बच्चों को 10 से 12 साल की एज के बच्चों को वो एडॉप्ट करते थे। ऑल इंडिया लेवल की नेशनल चैंपियनशिप आयोजित होती थी, जहाँ पे 10 से 12 साल के बच्चे जो बेस्ट ऑफ 3 में आते थे उनको एडॉप्ट करते थे, और फिर ऐसे सेंटर देते थे जहां पर उनको ट्रेनिंग की हर सुविधा, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, खाना पीना, रहना, ट्रेनिंग की फैसिलिटी, कोच की फैसिलिटी, पढ़ाई की सारी उपलब्धता, ये सब भारतीय खेल प्राधिकरण करता था। तो जब 1986 की बात है, 85-86 में, जब नेहरू स्टेडियम, दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में कुश्ती हुई थी, तो वहां पे मैं फर्स्ट आया था। तो वहीं पे मेरे को शिवालिक पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वहां पर जब गोल्ड मेडल जीता तो काफी सम्मान हुआ, गांव आया, पिताजी माताजी सब फूल ले खड़े थे, बस स्टैंड पे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बहुत अच्छा लगा। और वहीं मेरे जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा करने से ये ऐसा होता है, अब दूसरा कंपटीशन कब है जो मुझे खेलना पड़ेगा जिसमें मैं फिर से ऐसा करूं।
अब जाहिर सी बात है, आपने अपने गांव का नाम रोशन किया, और जब आपको सब कहते थे भैया के ये नहीं, और आप एक और पर्सनैलिटी बन चुके हैं कि यही वो है जो हमारे बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मैं भारतीय महिला कुश्ती टीम को लगभग 10-12 साल तक मैंने ट्रेन किया है, और उसमें हमने हर मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ, एशिया, ओलंपिक का, जो साक्षी मलिक ने ओलंपिक में जीता है, विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स का गोल्ड जीता है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो यानी कि झड़ियां लगा दी, इतने ज्यादा मेडल महिलाओं ने जीते हैं। और मैं 2009 से भारतीय महिला कुश्ती टीम को बड़ी शिद्दत के साथ में लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर, सोनीपत और पटियाला में ट्रेनिंग दिया है। 2017-16 में मैं आमिर खान प्रोडक्शन के साथ चला गया, फिर 2017 में फिर महिला कुश्ती टीम के साथ आके जुड़ा। तो काफी लंबा समय तक ट्रेन किया, और फिर दंगल एक फिल्म बनी, उसके बाद में काफी क्रेज लोगों का बढ़ा है। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी भी गीता बबीता बने, और मैं, कई तो माएँ ऐसी है कि जो बच्चे को नहीं, वो खुद करना चाहती है, और उसके पीछे भी उनका मोटिव है कि हमें गीता बबीता नहीं बनना, लेकिन उनके जैसा बनना है, विल पावर लाना है, हमें आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा कुश्ती के अंदर। और बहुत से लोग आज भी फोन करते हैं कि कृपा जी, जब से हमने रेसलिंग की है, हमारे में आत्मविश्वास बढ़ गया है, अच्छा, हमारे में जो झिझक थी वो झिझक हट गई। मतलब आपके दंगल मूवी का काफी प्रभाव रहा है। बिल्कुल स्वभाव रहा है। ये एक सिर्फ इन लोगों को नहीं, इन महिलाओं को या इन बच्चियों को ही मोटिवेशन नहीं मिला है। दंगल फिल्म, फातिमा सना शेख जो गीता फोगाट का रोल कर रही थी, जो बड़ी गीता का रोल कर रही थी, फातिमा सना शेख, वो एक एक्टर है। उसका भी अभी पीछे फोन आया था, जब लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग चल रही थी, उसके तलवारबाजी के कुछ सीन थे, तो उसने मेरे को वो सीन का एक वीडियो क्लिप भेजा और बोला, कृपा सर जी, मैं यहाँ पे अभी ये तलवारबाजी कर रही हूँ, और कुश्ती करने के बाद मुझे हर चीज आसान नजर आ रही है। यानी कि कुश्ती करने के बाद में मेरा आत्मविश्वास, अपना फिटनेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैंने 1.5 साल कुश्ती किया है। और जो कुश्ती कर लेता है वो व्यक्ति, मैं समझती हूँ कि हर खेल कर सकता है। अच्छा तो कृपा जी, एक सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने बताया कि आपको सना का कॉल आया, कितना मुश्किल होता है शून्य से उस लेवल के लिए खिलाड़ी को तैयार करना कि वो मूवी के अंदर बढ़िया शॉट्स दे रहा है, जो 5 पॉइंट वाला वो दाव था, वो उस तरीके के शॉट्स दे रहा है, जब आप शून्य से शुरुआत करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है उन्हें तैयार करना? देखिए, शुरुआत दौर में जब मैं उनसे जुड़ा था, जब मुझे बिल्कुल भी यानी विश्वास नहीं था कि एक एक्टर, एक हीरो हीरोइन इस तरह की एक्टिविटी कर लेंगे, लेकिन जब मैंने उनका दीवानापन और पागलपन देखा, आमिर जी का खास करके, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कृपा जी, हम पहले कुश्ती ही करेंगे, हमारा प्रशिक्षण शिविर लगेगा और हम कुश्ती सीखेंगे, हम कुश्ती में जिएंगे, और उसके बाद हमारे में मास्टरी आएगी जब हम शूटिंग पे आएंगे, चाहे उसके लिए 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, हमने कुश्ती की। और हालांकि इनको प्रोफेशनल रेसलर नहीं बनना था, एक शूटिंग के हिसाब से आप 2-4 टेक करोगे और कर लोगे, लेकिन वो ओरिजिनल रेसलिंग दिखाना चाह रहे थे। वो कट पेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे लंबे सीन कुश्ती के हम दिखाना है, और इसमें कुश्ती ही कुश्ती है, इसलिए हम एक लंबे ट्रेनिंग सत्र से गुजरना चाहते हैं। तो जब मैंने देखा उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका शुरू किया, हालांकि रेसलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है और ऐसा एक खेल है जो बगैर किसी साजो सामान के खेला जाता है। आप अगर फुटबॉल खेलोगे तो आपके बीच में बॉल होगी, आप क्रिकेट खेलोगे तो बैट और बॉल होगी, आप बैडमिंटन खेलोगे तो आपके कॉक और रॉकेट होगा। यानी आप डायरेक्ट आदमी से आदमी नहीं टकरा रहा है, आप अपनी एनर्जी किसी और चीज पे लगा रहे हो, कोई माध्यम है। और इसमें साजो सामान, कुश्ती के अंदर एक दूसरे का शरीर ही साजो सामान है। आप पहलवान को विशेष अवस्था में गिराने के लिए उसके शरीर, उसके जॉइंट को, उसकी मसल्स को मरोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा, तब जाके एक विशेष अवस्था में पहलवान विपक्षी को गिरा पाएगा और अंक बटोरेगा। तो एक दूसरे का शरीर ही साजो सामान है। तो ये डिफरेंट था। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उनको कुश्ती नहीं करा सकते, चोट होने की संभावनाएं ऐसे खिलाड़ियों को ज्यादा हो जाती जिन्होंने कभी जीवन में कुश्ती की नहीं है। तो पहले उनका फिटनेस लेवल बढ़ाया, उनको क्रॉस कंट्री, दौड़ भाग, फिर जिम वगैरह, स्ट्रेचिंग,
फिर रेसलिंग के धीरे धीरे मोमेंट, फिर थ्रो मारने के मोमेंट्स के लिए हमने बहुत सारे साजो सामान और बहुत सारे खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, जो बड़े छोटे हर तरह के पहलवानों का इस्तेमाल किया, जो हाइट में बड़े भी है, मोटे भी है, नाटे भी हैं, लंबे भी हैं, हर तरह के। और उनकी परीक्षण लिए गए उन पहलवानों के पहले कि ये टेक्निकल रेसलर है भी या नहीं, यूं ना हो हमारे कलाकारों को चोटिल करके चले जाए। तो उसके लिए भी ऑडिशंस हुए कई बार, और उन खिलाड़ियों को हमने चयनित किया जो हमारे एक्टर्स के साथ में ट्रेनिंग करेंगे। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया। और 5 पॉइंट का जो थ्रो की बात आप कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से पहलवान के लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है। 3 से 5 साल तक भी रेसलिंग करते हैं वो भी खिलाड़ी 5 पॉइंट का थ्रो इतना बेहतरीन तरीके से नहीं मार सकते जितना फातिमा सना शेख ने मारा। लेकिन हमारे पास में सुविधाएं थी, हमारे पास में क्रैशमेट थे, हमारे पास में पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए अच्छे थे, हमारे पास में कोचीज अच्छे थे। तो ये इसलिए हमको समय कम लगा। और फिर फातिमा सना शेख के अंदर क्वालिटी है, ग्रहण करने की क्षमता है, कैचिंग पावर है, क्योंकि वो एक्टर है। तो ये, और फिर हमारे पास में वीडियो एनालिसिस करते थे हम, एवरी डे हम रिकॉर्डिंग करते थे और उस सीन को बार बार देख के हम सुधार करते थे। तो वीडियो एनालिसिस करके भी हम सुधार करते थे। अब एक आम पहलवान अखाड़े में जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनके लिए वीडियोग्राफी करने वाला कोई होता नहीं है, उनके ही साथी होते हैं, तो प्रोफेशनल तरीके से सुधार हो नहीं पाता है। तो वो बहुत बड़ा कारण रहा कि हमारे पास में सुविधाएं बहुत अव्वल दर्जे की थी, और जो मैं सुविधाएं बोलता था वो प्रोडक्शन उपलब्ध करा देता था। अच्छा, मतलब ये काफी मतलब सपोर्टिंग रहा, इसी वजह से ये सब हो पाया। बिल्कुल सपोर्टिंग रहा है। और इसके अलावा तकनीकी रूप से निपुणता थी, हर काम करने की एक निश्चित अवधि थी, और क्या क्या हमें साजो सामान चाहिए, क्या क्या उनमें इस्तेमाल होगा, तो वो सब चीजों का हमने बखूबी ध्यान दिया और स्टेप बाय स्टेप हम आगे। जी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि सभी जानते हैं कि आमिर खान जी अपने काम को लेकर काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर नजर आता है। आप उनके कोच थे, और कोच को जब हम सोचते हैं, कोच के बारे में कोच वो होता है जो हमें डांट भी सकता है, मार भी सकता है, और हमें उल्टा भी लगता सकता है अगर हम गलत हो। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आमिर खान को आपने डांटा हो? नहीं, कभी नहीं हुआ आमिर खान को मैंने डांटा, क्योंकि आमिर खान के रेसलिंग के सीन इतने नहीं थे दंगल के अंदर। आपने दंगल देखी होगी, उसमें फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा और ज़ायरा वसीम, जो छोटी गीता है और बड़ी गीता और बड़ी बड़ी बबीता, इनके रेसलिंग के सीन बहुत ज्यादा थे, इनके ट्रेनिंग के सीन थे। इनकी हर एक्टिविटी में रेसलिंग, स्पोर्ट्स, उठा बैठी, दंड बैठक, पुशअप्स और इस तरह की एक्टिविटी बहुत सारी थी। तो इनको डांटने का जरूर मेरे को मौका मिला। मैं ये कहूंगा कि इनको मैंने थोड़ा खींच के भी लिया। अच्छा, हालांकि इस दौरान मुझे बाद आमिर खान जी का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें उन्होंने बताया था कि ज़ारा जो है वो कमजोर थी, लेकिन जब उन्होंने शॉट दिया वो बिल्कुल ही टूट पड़ी। तो क्या वो उसके पीछे की कहानी रही, कुछ साझा करेंगे? माफ करना, मेरे को सुना ही नहीं दी आपकी आवाज साफ तरीके से। आमिर खान जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जो छोटी गीता का किरदार निभा रही है ज़ारा जी, वो स्टार्टिंग में थोड़ा कमजोर लग रही थी, लेकिन जब शॉट हुआ उस टाइम वो बिल्कुल टूट पड़ी और काफी जबरदस्त शॉट उन्होंने दिया। तो उस सीन के बारे में कुछ बताइए हमें। मैं खुद हैरान था, क्योंकि ज़ायरा वसीम ट्रेनिंग के दौरान इतना अच्छा वर्कआउट नहीं करती थी। जम्मू कश्मीर की लड़की है जो कभी 10 मीटर भी रेसल यानी दौड़ नहीं लगाई, लेकिन हमने उसकी फिटनेस लेवल को धीरे धीरे इतना बढ़ाया कि 45 मिनट बगैर रुके वो रनिंग तक ले गए। और फिर रेसलिंग की एक्टिविटी में वो थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक खिलाड़ी पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग नहीं करता, कामचोरी करता है। तो वो करने का प्रयास पूरी करती थी, लेकिन उससे होता नहीं था। लेकिन मैंने देखा जब शूटिंग शुरू हुई तो उसने एक तरह का जादू कर दिया, यानी कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्रदर्शन वो कर देगी। लेकिन जब कैमरा चालू होता है ना, तो इन एक्टर लोगों को पता नहीं क्या होता है, कैमरा चालू होते ही उसमें एनर्जी आती है। और इसीलिए हमने फिर ट्रेनिंग में कैमरे चालू करने शुरू कर दिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़ायरा के ऊपर फोकस रहे कैमरे का, कैमरे टेक ऑन ऑफ एक्शन, इस तरह की एक्टिविटी हमने शुरू कर दी। वो एक्शन की आवाज में ही उसमें जोश आता था। प्रैक्टिस भी, तो को भी एक तरह से मूवी का शूट के लिए तैयार कर दिया गया, प्रैक्टिस में जैसे शूटिंग चल रही हो।
हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस में हम रोज की रोज इस तरह की ड्रामा नहीं कर सकते हैं, एक्शन एक्शन, क्योंकि मेरा भी एकाग्रता टूटती है। मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ, भारतीय महिला कुश्ती टीम का और नेशनल टीम का कोच हूँ, और वो शूटिंग का काम है। लेकिन मुझे वहां एडजस्ट करना था बहुत सारी चीज, अपनी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए इन चीजों से समझौता करना जरूरी था। जी, आप कोचिंग करते हुए भी वहां पर एज ए रेफरी भी नजर आए थे दंगल मूवी के अंदर। देखिए, मेरा मकसद वहां रेफरी लगना है या एक जगह पुरस्कार वितरण भी हो रहा था, तो बोले कृपा जी आपको यहाँ खड़ा करेंगे हम। तो मेरा मकसद वो नहीं था कि मैं फिल्म के स्क्रीन के ऊपर दिख जाऊं सीटी बजाते हुए या रेफरी बनते हुए या पुरस्कार देते हुए। तो वो मकसद नहीं था, मेरा मकसद था सिल्वर स्क्रीन के ऊपर कुश्ती को सही तरीके से समझाना। जो जो एक हमारा प्राचीन खेल है, और ओलंपिक में हम बैक टू बैक मेडल जीत रहे हैं, और लोगों को कुश्ती के बारे में, कबड्डी के बारे में, बॉक्सिंग के बारे में पता नहीं है। कई बार वो कुश्ती वाले को ही बॉक्सर बोल देते हैं, कई बार कबड्डी वाला बोल देते हैं। तो एक कुश्ती क्या है, तो वो नियम, उसके नियम क्या होते हैं, वो समझाने का अच्छा अवसर था, और उसमें हम कामयाब रहे दंगल के माध्यम से। अच्छा कृपा जी, काफी लंबा सफर आपने कुश्ती का आपका रहा है, कुछ ऐसी यादें होगी जो आपको अभी तक याद होगा? देखो, एक वाक्य जरूर हुआ था, नोकझोंक होती रहती है जब आप एक लंबे समय तक कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हो, तो बड़ी नोकझोंक भी रहती है। एक समय था जब आमिर जी ट्रेनिंग मेट पर आ गए थे, और शायद उन्होंने ड्रिंक की थी, स्मोकिंग, उनके मुंह से जो स्मेल आ रही थी, वो मेरे पास आके बोले। तो मैंने बोला कि आज ट्रेनिंग नहीं होगी, मैंने मैंने साफ मना कर दिया। तो वो शौक रह गए। मैंने लाइन अप किया, विसर्जन कराया, जय हिंद का नारा लगाते थे एवरी डे हम, क्योंकि नेशनल टीम में भी हम जय हिंद, ब्रेक ऑफ बोलते ही जय हिंद बोलते हैं सभी खिलाड़ी। तो इस तरह की एक्टिविटी, वही माहौल हमने रखा जो नेशनल टीम का एवरी डे। लेकिन जब स्मेल आई उनके मुंह से, तो मैंने बोला आज ट्रेनिंग नहीं होगी, और मैंने उनको कोने में ले आके बोला कि देखिए, आप ये जो दारू पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो इससे आपकी प्रदर्शन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, और मैं नेशनल टीम का कोच हूँ, कम से कम मेरे मेट के ऊपर आप ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे, और अगर आप ये जारी रखते हैं तो मेरे जैसे कोच की आपको जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जब तो कुछ नहीं बोला, पर नेक्स्ट डे आके, उस समय मैंने ट्रेनिंग स्थगित कर दी, अगले दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो उन्होंने आके माफी मांगी, सॉरी बोला। बहुत अच्छे इंसान है आमिर जी। और उन्होंने सिगरेट का जो डब्बा था और लाइटर, वो दोनों मेरे हाथ में दिए, बोले कि आप रखो और इसको डस्टबिन में डालो। मैंने बोला इसको मैं हाथ नहीं लगाता। तो बोले कोई बात नहीं, कपड़े में पकड़ो और आप सर इसको डालो, आप अपने हाथ से। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक दंगल कंप्लीट नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी, जब तक ना मैं ड्रिंक करूंगा और ना ही मैं सिगरेट पीऊंगा। और फिर मैंने उनको बताया कि एक महावीर फोगाट के रोल में अगर आप हैं, एक पहलवान के किरदार में हैं, तो आप उस किरदार में उतरने की कोशिश करो। आप दूध घी दही इसका सेवन करो, ना कि ये सिगरेट और ये ड्रिंक वगैरह। डांटा तो उन्होंने आप काफी, ये तो आपने आमिर खान को डांटा है, और आपके लिए उन्होंने उस टाइम पीरियड के लिए स्मोकिंग और सिगरेट वगैरह जो भी है छोड़ दी। एक्चुअली एक्चुअली मैंने डांटा नहीं उनको, एक्चुअली मैंने नाराजगी व्यक्त की है, और मेरा नाराज होना यानी कि आपसे बैकअप, बाय बाय, ओके। बाय बाय कर दिया। तो मैंने ये डांटा नहीं है, डांटा उसे जाएगा जो बच्चा है, जो ये लड़कियां हैं, इनको मैं डांटता था, अच्छा। इनको जरूर डांटता था, जी। इनको धमकाता भी था। हालांकि ये परेशान भी हो गई थी, ट्रेनिंग कर करके दुखी भी हो गई थी। तो मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने शिकायत भी की आमिर जी से, वो जी। तो आमिर जी ने बोल दिया कृपा जी अगर कहेंगे कि इसको आउट कर दो तो मैं आउट कर दूंगा, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप प्रॉपर तरीके से रहो। तो डायरेक्टर नितेश तिवारी थे, जी। उन्होंने कहा कि देखो अत्यधिक मेहनत करनी ही पड़ेगी आप, नहीं तो हम रेसलर को ही एक्टिंग ना करवा लेते, कोई बिल्कुल। फीमेल रेसलर पकड़ के गीता बबीता बना के हम कर लेते। लेकिन एक्टर आप हो, तो आपके थ्रू अगर ट्रेन बन रहा है प्रोग्राम, तो आपको अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना ही पड़ेगा। तो कृपा जी, अगला सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि एक खिलाड़ी को कुश्ती की ट्रेनिंग देना आसान होता है या एक एक्टर को? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग प्लस के हम ऊपर अत्यधिक दाब भी दे सकते हैं। जी। यानी कहने का मतलब ओवरलोड भी कई बार खिलाड़ी हो जाता है। लेकिन जो नए खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि एक्टर हो गए हैं,
तो उनका कुश्ती से कोई वास्ता नहीं होता है, तो उनको हमें इस चीज बात का ध्यान रखना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान कि वे कहीं ओवरलोड ना हो जाए, क्योंकि ओवरलोड होने से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रेसलिंग में मेजर इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो मैं ये कहूंगा कि एक्टर्स को सिखाने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है, एकाग्रता ज्यादा लगती है, और हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन ट्रेनिंग की जो तीव्रता है वो कम रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल रेसलर जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल टीम के सदस्य हैं, उनके लिए हम उनकी ट्रेनिंग की जो तीव्रता है वो ज्यादा रखते हैं, ड्यूरिंग टाइम लंबा रखते हैं। और एक्टर को हम ये बात ध्यान रखते हैं एक्टर की ट्रेनिंग में कि वे चोटिल ना हो, ट्रेनिंग का पीरियड्स छोटा हो, और ज्यादा इंटेंसिटी वाला नहीं हो, यानी तीव्रता ज्यादा ना हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। अच्छा कृपा जी, एक सवाल कुश्ती से ही जुड़ा है, द्रोणाचार्य अवार्ड को लेकर है। आपके अनुसार द्रोणाचार्य अवार्ड का असली हकदार कौन होता है? जो खिलाड़ी को शुरू से तैयार करता है या फिर कोई नेशनल कोच? देखिए ऐसा है, नेशनल टीम को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कोचिज हैं, वो भी अपना घर बार छोड़ के और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, यानी कि अपना पूरा समय लगा रहे हैं, अपना परिवार अपना काम धंधा सब छोड़ के नेशनल कैंप में ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैडेट जूनियर तक जरूर मैं कहूंगा कि जो अखाड़े में गुरु खलीफा उस्ताद और कोचिज हैं, जो ग्रास लेवल पर पहलवानों को तराश के निकालते हैं और उनको नेशनल लेवल तक पहुंचाते हैं, और फिर नेशनल लेवल पर आने के बाद खिलाड़ी का तकरीबन प्रशिक्षण शिविर में ही निकलता है। आप देखो, गीता है, बबीता है, पूजा डांडा है, सरिता मोर है, शिल्पी सेरोन है, अनीता है। तो ये जितनी भी महिला पहलवान है, ये साथ में अगर साल में 12 महीने होते हैं तो 8 से 9 महीने ये प्रशिक्षण शिविरों में रहते हैं, जो कि अपने पर्सनल कोच की ट्रेनिंग को फॉलो नहीं करते हैं। वहां पे नेशनल टीम का कोच उनको ट्रेनिंग देता है। तो दोनों का यानी कि मैं कहूंगा कि दोनों की ही मेहनत का नतीजा होता है। तो भारत सरकार को चाहिए, मैं तो एक सुझाव दे सकता हूं कि भारत सरकार को जैसे जैसे करंट में द्रोणाचार्य और भूतपूर्व द्रोणाचार्य यानी कि एक लाइफ टाइम द्रोणाचार्य दिया जाता है, वैसे ही नेशनल टीम के द्रोणाचार्य और व्यक्तिगत कोच द्रोणाचार्य, उसके लिए भी अलग क्राइटेरिया बनाना चाहिए ताकि पारदर्शिता हो। और जितने भी गुरुओं को मिला है या नहीं मिला है, ऐसे भी कई गुरु हैं जो कि हकदार हैं लेकिन उनको नहीं मिला है, और तो वो भी मिलना चाहिए। जी। अच्छा, एक और सवाल, मेरा आखिरी सवाल है कृपा जी, आप खुद ही आइडल हैं बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए, आपका आइडल कौन है? देखिए, मैं जब मेहनत करता था तो कई पहलवान की कुश्तियां, जो भी पहलवान एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से अच्छा गुजरते थे, तो उनको उनको मैं आइडियल मानता था। तो पद्म श्री मास्टर चंदगीराम जी की हमने जरूर बात सुनी है, क्योंकि मैं 2005 में मैं दुनिया का पहला ऐसा पहलवान साबित हुआ जहां ग्रीको रोमन स्टाइल और फ्री स्टाइल दोनों ही विधाओं में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता। यानी मैं फर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर में मैं हूं कॉमनवेल्थ में, जहाँ पे, क्योंकि फ्री स्टाइल की टीम हमारी अलग होती है, ग्रीको रोमन की अलग होती है, और दोनों में गोल्ड मेडल जीतने का जो रिकॉर्ड 2005 केपटाउन साउथ अफ्रीका में बनाया, तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया था। और गुरुजी हमेशा से हमारे आइडियल रहे हैं, पद्म श्री मास्टर चंदगीराम जी, उनको मैं फॉलो करता रहा हूं, और उनकी बात हमेशा दिमाग में बिठाते थे। वो मेरे को बोले, कृपा इधर आ भाई, गिरको रोमन भी लड़ा, फ्री स्टाइल भी लड़ा, दो नाव में सफर करने वाला हमेशा डूबता है। तो वो हमेशा कहते आए कि जो भी काम करो एक ही करो, एक ही समय पर, और उसको बेहतरीन तरीके से करो। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है, और उन्हीं को हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं। धन्यवाद कृपा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप भी बिल्कुल कृपा शंकर बिश्नोई जी जैसे बने और फॉलो बिल्कुल काफी लोग करते हैं आपको कृपा जी। और धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय आपने खास मुलाकात में दिव्य समाचार को दिया।